हाय, कैसे आप लोग। मेरा नाम अमित कुमार और वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। जैसा कि कल हम लोग ख़त्म किया था क्या, भारत में यूरोप कंपनी का आगमन, और उसके साथ आज स्टार्ट कर देंगे क्या, बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब के क्रम में ऐसा क्रम था कि आपको बहुत एक छोटा सा पिक्चर, हम हमेशा कुछ भी पिक्चर क्लियर करके ख़त्म करते हैं। तो हुआ क्या दोस्त कि यहाँ बंगाल, तो इस जगह पे बंगाल में क्या हुआ था कि 1717 में एक चीज दे दिए थे, कौन, सुलहना फरमान जारी किए थे। कौन जारी किए थे? फर्रुखसियर को जो घाव हुआ था, बताए थे आपको, जो डॉक्टर आए थे। तो उसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पे अंग्रेज तो पहुंच ही गए थे। तो बंगाल के जो, जब ये, और एक चीज आप देखिएगा, दीवान और दीवान और सूबेदार आपको सुनने को मिलेगा। तो दीवान और सूबेदार में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि दीवान जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का एक रैंक था, और जो सूबेदार है वो आधुनिक भारत का एक रैंकिंग था। क्योंकि जो सूबेदार आज भी आप सुनने में आएगा, ये ब्रिटिशर्स जब आए तब ये दीवान का एक अलग पकड़ करके लेके आए, क्या रैंकिंग लेकर के आए, क्या उसी को बोल दिया क्या, सूबेदार है। तो हुआ क्या, जब औरंगजेब जब थे, सुनिएगा गौर से, क्या बोल रहे हैं, जब औरंगजेब जब थे तो इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, कितना में, 1700 ईस्वी में बंगाल के पहले, अब कौन करेगा गौरतलब, दीवान करेंगे नियुक्त। किसको करेंगे? पहले दीवान थे, कौन थे, दीवान। किसको नियुक्त कर दिए? दीवान। किसको नियुक्त किए? अलीवर्दी खां भी नहीं, क्या नाम है था उनका, मुर्शीद कुली खां। क्या था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को क्या कर दिए, सूबेदार, दीवान नियुक्त किया। अब यहां से क्रम आगे बढ़ा और क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई और उत्तर मुगल कालीन आ गया। तो उत्तर मुगल कालीन में कोई भी जो भी आपको बताएं कि अभी तक औरंगजेब में ठीक चल रहा था मेडिवल हिस्ट्री, जैसे ही हम लोग आधुनिक भारत में घुसे तो मुर्शीद कुली खां अभी तक दीवान नियुक्त थे। 1717 तक में भी दीवान, अब क्या हुआ, 1700 में दीवान नियुक्त किए गए तो गए थे औरंगजेब के द्वारा, लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई, और क्या हुआ, यहां से मुगल साम्राज्य डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो डाउन होने के क्रम में क्या हुआ कि अब ये आधिपत्य अपना बंगाल पे पूरा अच्छे तरीके से सोचे थे कैसे स्वतंत्र कर ले। तो अब स्वतंत्र करने का यहां से दिल्ली से कुछ ना कुछ, ये लोग यहां से राजस्व भेजते थे बहुत अच्छा खासा। और बंगाल उस समय कृषि और राजनीतिक दोनों के लिए बहुत ही समृद्ध माना जाता था। किसके लिए बंगाल जाना जाता था? बंगाल पहला क्या, कृषि और राजनीतिक दोनों मामलों में बहुत ही समृद्ध माना जाता था। और यहाँ बहुत स्वर्ण युग कह सकते हैं बंगाल का उस समय, स्वर्ण मतलब वो सोने की मुर्गी थी, वहां पे बहुत राजस्व जबरदस्त आता था, कृषि भी बहुत अच्छा था। तो अब बंगाल में मुर्शीद कुली खां का था कि कैसे स्वतंत्र बनाया जाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये दीवान चेंज कब हो गए, दीवान से 1717 ईस्वी में क्या हुआ, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर तो थे ही उस टाइम। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर के टाइम में ये क्या हुआ, सूबेदार हो गए। कहां के सूबेदार हो गए? बंगाल के सूबेदार हो गए। बंगाल के सूबेदार हो गए कौन? मुर्शीद कुली खां हो गए। तो मुर्शीद कुली खां जैसे ही सूबेदार हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस समय तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, और ये सुलहना फरमान भी यहाँ जारी कर दिए थे अंग्रेजों के। तो देखे कि अब इनमें फर्रुखसियर में कुछ खास तलब बात नहीं था। तो बंगाल के जो सूबेदार थे, कौन थे, मुर्शीद कुली खां ने उसी टाइम 1719 में क्या हुआ, ये बहुत कैंडिडेट का 1717 दिखाता है, कहीं 1719 दिखाता है। तो 1719 में क्या किया, बंगाल को स्वतंत्र रूप से घोषित करके, बंगाल को क्या कर दिए, स्वतंत्र रूप से, बंगाल को स्वतंत्र बोल करके, और खुद बंगाल के नवाब बन गए। बंगाल के नवाब बन गए। और पहले नवाब कौन उभरे? मुर्शीद कुली खां। तो ये था बंगाल के नवाब के क्रम में कौन पहले आया, कौन आया, मुर्शीद कुली खां। तो इनका कब से चला 1717 से लेकर के 1727 कहीं देखने को मिलेगा, कहीं आपको
19 से 1727 देखने को मिलेगा। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1719 बोलिए 1707 बोलिए, तो यहां से स्वतंत्र। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब उनको स्वतंत्र मिला तो बंगाल का नवाब कब बने, वो 1719 में बने। तो अब चलते हैं हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं क्रम वाइज, और मुर्शीद कुली खां को पढ़ेंगे कौन, बंगाल के पहले नवाब बने, और वो कब से कब तक रहे, 1719 से लेकर के 1727 तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या हुआ दोस्त, 1719 से लेकर 1727 तक के कौन थे, पहले मुर्शीद कुली खां, ये कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर नवाब थे, बंगाल के प्रथम नवाब थे। पहला क्वेश्चन कि बंगाल के प्रथम नवाब कौन थे, मुर्शीद कुली खां थे। और इससे पहले बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, वो हुआ करती थी ढाका, जो कि आज की बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश का ढाका टाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या, ढाका, और करेंसी क्या, टाका। तो ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हमारे साथ क्लियर हो गया करेंसी कैपिटल का। तो जब ये बंगाल का कहां पे था, ढाका में था, तो ये क्या किए, मुर्शीद कुली खान ने राजधानी स्थानांतरित किया, और राजधानी कहां लेकर किसको बना दिया, मुर्शिदाबाद को। तो ये मुर्शीद हो गए, तो मुर्शीद से मुर्शिदाबाद लेकर के आ गए। मुर्शिदाबाद को क्या किया इन्होंने, राजधानी बनाया, मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। कहां से राजधानी बनाया, कहां से हटा करके, यहां ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कहां से हटा करके बनाया, ढाका से चेंज कर दिया। तो मुर्शिदाबाद जब राजधानी आ गई तो 1719 अभी बात चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको और भी एक किया। एक हुए कौन कौन प्रथा लाया, दो प्रथा लाया। कौन सा लाया, एक था इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा। और जैसा कि आपको हम बोले कि बंगाल में उस समय क्या चीज था, दो चीज था, कृषि भी था और राजनीतिक तौर पे भी बहुत अच्छे समृद्ध माना जाता था। तो कृषि इजारेदारी प्रथा क्या था कि जो भी सुल्तान था वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता था, वो कौन उसमें बिचौलिया कोई काम करते थे। कौन करते थे, बिचौलिया कोई काम करते थे। काम करते थे किसके जगह, जो नवाब थे उनके जगह, नवाब के जगह बिचौलिया काम करते थे। और ये क्या करते थे, कर लेते थे। और दूसरा प्रथा था क्या, जिसको बोलते थे इजारेदारी प्रथा। और दूसरा कहते थे क्या, शर्त आधारित ऋण देते थे। किसको, किसान को देते थे। किसान को क्या देते थे, शर्त आधारित ऋण देते थे। किसान को क्या देते थे, शर्त आधारित ऋण देते थे। शर्त आधारित ऋण दिया करते थे। और इस शर्त आधारित ऋण को क्या कहा जाता था, अग्रिम ऋण कहा जाता था। अग्रिम ऋण क्या कहा जाता था, अग्रिम ऋण कहा के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या हुआ कि ये दो चीज किए, और धीरे धीरे जब चल रहा था आराम तरीका से, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अंग्रेज भी वहां थे, लेकिन अंग्रेज हमेशा कुछ ना कुछ सोचते, घुसपैठ कैसे करे कैसे करे। तो क्या हुआ, 1727 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई मुर्शीद कुली खां की। 1727 ईस्वी में क्या हुआ, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होने के बस जैसे ही वो मृत्यु हुआ, उनका कौन बना, दामाद बना। उस दामाद का क्या नाम था, सुजाउद्दीन था। क्या नाम था, सुजाउद्दीन। वो क्या हुआ, बंगाल का नवाब बना। तो इसके बाद अब कौन दूसरा नवाब आ जाएगा, इनका दामाद, जो कि सुजाउद्दीन था। आइए पढ़ते हैं सुजाउद्दीन को। तो क्या हुआ, अब सुजाउद्दीन आ गया। और अभी तक ये जब स्वतंत्र किए थे, घोषित किए थे स्वतंत्र बंगाल को नवाब बना करके मुर्शीद कुली खां, तो वो राजस्व देना नहीं बंद किए थे। मतलब जो मुगल साम्राज्य थे उनको राजस्व ये भेजा करते थे, और अभी तक राजस्व बंद नहीं हुआ था, और राजस्व हमेशा जाया करता था। तो सुजाउद्दीन जो 1727 से लेकर 39 तक थे, तो बंगाल अभी तक बंगाल क्या था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल सिर्फ था। जैसे ही 1727 में क्या हुआ, 1700 ये सुजाउद्दीन लिखा देते क्या, सुजाउद्दीन कौन थे, सुजाउद्दीन कौन थे, ये मुर्शीद कुली खां के दामाद थे। मुर्शीद कुली खां की दामाद थे। एक भी क्वेश्चन बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा दोस्त, एक भी क्वेश्चन बोर्ड के बाहर ना, ऐसा कंटेंट आपको YouTube पे देखने को मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा, इससे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं। इतने अच्छे से कंटेंट अभी तक तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कंटेंट अभी हम भी नहीं जान रहे हैं कि पता नहीं, अब हो सके कोई दे रहा होगा, लेकिन मेरा कंटेंट भी सबके बराबरी ही है।
सुजाउद्दीन क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां के दामाद थे सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन क्या कि अभी तक केवल क्या बोले बंगाल में कौन कौन था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का था। 1733 ईस्वी आया, 1733 ईस्वी आया और क्या हुआ, एक अच्छा घटना घटा और क्या हुआ, बिहार ये लोग जीत लिए। कौन जीते, बिहार, सुजाउद्दीन जीते। सुजाउद्दीन बिहार जीत लिए। बिहार जीतने के क्रम में क्या किए इन्होंने, सूबेदार किसको बना के आ गए, वहां के सूबेदार बना दिए। यहां लिखते हैं बिहार जीते और यहाँ के सूबेदार यहां लिखते हैं। यहाँ क्या किए ये, अलीवर्दी खां जो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, बहुत समृद्ध करेगा, अलीवर्दी खां को क्या किए, वहां का बिहार का सूबेदार घोषित कर दिए, सूबेदार बना के वापस आ गए। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा तो क्या हुआ, ये लोग उड़ीसा भी कर लिए अपने हाथ में, फिर धीरे धीरे असम भी किए। तो बंगाल अब 5 को प्रांत मिला के बंगाल कहता था, बहुत बड़ा था। तो 1733 में जैसे ही ये क्या हुआ, बिहार सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां को वहां से बना के आए। इनका कुछ कारणवश 1739 में इनका मृत्यु हो गया। तो अली जैसे ही मृत्यु हुआ तो अली सुजाउद्दीन का पुत्र था, सुजाउद्दीन का पुत्र कौन था, इनका पुत्र कौन था, सरफराज खां, सरफराज खां ये था इनका पुत्र। अब तो इनका पुत्र ही राजगद्दी संभालेगा। तो दूसरा नवाब कौन बन के उभरा, सरफराज खां, जिनका चला क्या 1739 से लेकर 1740। तो अब आइए पढ़ते कहां पे हम लोग, सरफराज खान को पढ़ेंगे। किनके पुत्र थे ये, सुजाउद्दीन के। तो अब कौन आगे दोस्त, सरफराज खां बन गए बंगाल के नवाब। ये कौन थे, पुत्र थे किनके, सुजाउद्दीन के पुत्र थे। और इस समय क्या होता है, राजनीतिक कहे ना, राजनीतिक बहुत ज्यादा, तो हर जगह मंत्रिमंडल थे। तो मंत्रिमंडल से फूट धीरे धीरे पता चला कि सरफराज खां कुछ उतना लेवल के इंसान है नहीं, इन पे आक्रमण किया जाए तो इनको तख्ता पलट हो जाएगा। और क्या हुआ, यही अलीवर्दी खां जो 1740 में क्या किया, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किया। नाम क्या फेमस है, गिरिया का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ, अलीवर्दी खां के बीच। अलीवर्दी खां उस समय कहां के थे, सूबेदार, बिहार के सूबेदार थे। और ये सरफराज खान नवाब कहां के थे, बंगाल के नवाब थे। अब इन दोनों के बीच लड़ाई हुई तो अलीवर्दी खां जीते और ये हार गए। इनके हारने के क्रम में ही कौन आ गया, अलीवर्दी खां आ गए। और इस टाइम क्या हुआ, बंगाल समृद्ध होकर के उभरा पूरे सब जबरदस्त तरीका से। अब पूरा हर जगह से उसी टाइम स्वर्ण युग भी कहा गया बंगाल को। इतिहासकार उस समय जो अलीवर्दी खां है उनके टाइम में इतिहास का करते कि बंगाल एक स्वर्ग जैसा था, मतलब सोने का स्वर्ग था, कि वहां इतना ज्यादा अच्छा राजस्व आया था, हर कुछ था, समृद्ध हो चुका था। क्यों समृद्ध हुआ था, आगे पढ़ते हैं। अलीवर्दी खां ने क्या किया, जैसे ही वहां पे पहुंचा, तो अभी तक सरफराज खान राजस्व भेज रहे थे। तो अलीवर्दी खां जैसे ही पहुंचा तो ये बोला कि भाई देखो अब हम हमेशा तो देंगे नहीं। और इनका काल क्या था, 1740 के बाद ही बैठे थे कौन, अलीवर्दी खां। और मुगल साम्राज्य क्या था उस समय, कमजोर था। तो ये मुगल साम्राज्य को सीधे बोले कि बाबू देखो ऐसा बात है कि मराठा भी आक्रमण कर रहे थे, सब तरह से पता चल गया। तो ये बोले देखो बाबू ऐसा बात है कि हम तो डेली देने से रहे, एक इनाम एक रकम तैयार, एक रकम मतलब क्या बोले, सॉरी, एक रकम को सोचो कि इतना रकम लिया जाए और पूरा लेन देन खत्म किया जाए, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। तो क्या हुआ, 2 करोड़ में तय हुआ और 2 करोड़ दिल्ली में भेजा दिया गया साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को। और बंगाल को राजस्व देना यहाँ से बंद हुआ। लेकिन वो मराठा से बहुत डरते थे, ये बात याद रखिएगा। मराठा से क्यों डरते थे कि मराठा दिल्ली पे आक्रमण कर चुका था और मराठा को 12 लाख का बोलते थे कि भाई आप आराम से रहो, हम 12 लाख का तुमको भेजेंगे, टेंशन मत लो। तो ये क्रम में क्या हुआ, अलीवर्दी खां अब आएंगे 1740 से लेकर के 1756 तक। चलिए पढ़ते, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अलीवर्दी खां को पढ़ेंगे 1740 से लेकर के 1756। तो अब कौन आज गए, अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 तक रहे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के सामने टाइम में क्या हुआ, बंगाल पूरा जबरदस्त तरीका से उभरा पूरा। यहां से पहले तो राजस्व देना बंद किया दिल्ली में, फिर यहाँ लेकिन मराठा के पास भेजा था क्योंकि मराठा थोड़ा डरता था। तो यहाँ क्या हुआ, 2 करोड़ रुपया दे करके पूरा खत्म किया और यहाँ 12 लाख का बोला कि हम देंगे भाई, यहाँ चालू कर दिया। तो यहाँ से तो भाई जानता था कि आक्रमण होगा नहीं, यहाँ से आक्रमण हो सकता है, तो यहाँ सेव कर लिया। तो बहुत अच्छे तरीका चल रहा था। लेकिन अंग्रेज तो यहाँ पे थे पहले से ही और ये फूट डालो का राजनीति तो उनका स्टार्टिंग से था। तो
पनप रहे थे, धीरे धीरे पनप रहे थे। पनपे कब? जब किसके टाइम? सिराजुद्दौला के टाइम पनपे। लेकिन अलीवर्दी खां का टाइम क्या हुआ कि पूरा राजस्व, जब अलीवर्दी खां का टाइम क्या हुआ, बंगाल पूरा अच्छे तरीके से प्रांत के रूप में उभरा, जबरदस्त तरीका से। तो पहला काम क्या किए ये? पहला काम किए क्या? दिल्ली में राजस्व देना मना किए, देना मना किए। उसके साथ ही क्या किए? मराठा में देना स्टार्ट कर दिए। और ये क्या कहे कि यूरोपीय कंपनी को, यूरोपियन को क्या बोले? मधुमक्खियों के छत्ता की तरह कंपेयर किए। यूरोपियन को क्या बोले? मधुमक्खियों की तरह है। यूरोपियन को मधुमक्खियों बोलते थे। तो क्या होता? मधुमक्खी का झुंड जब भी, तो एक जब आएगा तो सारा पीछे पीछे आ जाएगा, इसीलिए कहते थे कि किसको बोलते? यूरोपियन को क्या बोलते थे? मधुमक्खी बोलते थे। तो हुआ क्या? इनका धीरे धीरे तबियत खराब होने लगा और इनकी 3 पुत्री थी। तो ये क्या कि 3 पुत्री की सबसे जो छोटी पुत्र थी, सबसे छोटी पुत्री थी, उनके क्या किए ये, उनके जो पुत्र थे, छोटे पुत्र थे सिराजुद्दौला, उनको ये नवाब बना दिए, घोषित कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि इनकी दो बहन थी, वो क्या होगा? अब तो उन लोग में टकरार होगा, ये तो आपसी घर मेट का सबका बात है। तो क्या हुआ? घसीटी बेगम जो थी, जो दूसरी मौसी थी, बड़ी वाली मौसी थी, और इनका एक और जो दूसरा जो मतलब दूसरी बेटी थी, उनका जो बेटा था वो पूर्णिया का सूबेदार था। तो पूर्णिया का सूबेदार उस समय कौन था? शौकत जंग नाम का सूबेदार जब पूर्णिया में नियुक्त कर दिए, बोले लो भाई अब यहां से निपटारा कर दिए। और घसीटी बेगम को वहीं पे बोले तुम यहीं पे राज करो, उनकी कोई बेटा उटा का भी जिक्र कहीं सुनने में को नहीं मिला है। तो घसीटी बेगम राज में थी, मतलब बंगाल के नवाब के मंत्रिमंडल में थी। और घसीटी बेगम दूसरे मौसी को क्या किए? पूर्णिया का सूबेदार बना के बेटा को, सब खुश हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो ये क्या किए? किसको किए? सिराजुद्दौला, जो कि उनके सबसे छोटी पुत्री के पुत्र थे, उनको नवाब घोषित कर दिया। अब कितना भी राज नहीं मिले, नवाब नहीं मिले और सूबेदारी मिले, तो किसी को भी तो लालसा होगी ही। तो ये क्या कि ये दोनों मौसी के जो शौकतगंज और जो घसीटी बेगम थी, ये इनके एकदम पीछे एकदम प्रतिद्वंदी थे कि अब इनको कैसे भी करके हमको तख्ता पलट कर देना। और इनका मोटिव था कि अब इनको हटाना है। तो क्या हुआ? सिराजुद्दौला अब आए, जैसे ही 56 से लेकर के 57 तक में ही इतना ही प्रतिद्वंदी, इतना जबरदस्त तरीका से फैले कि उनको हटा मार दिया गया। तो अब क्या आएंगे? सिराजुद्दौला आएंगे। और सॉरी, मैंने सिराजुद्दौला पढ़ा दिया था कि दामाद जो बताया था, तो कहीं कहीं आपको दामाद देखने को मिलेगा, जैसे लूसेंट की किताब में दामाद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा तो ये सिराजुद्दौला जो है, मैं जब चेक किया तो सिराजुद्दौला क्या थे? उनके सबसे छोटी पुत्र के पुत्र थे। मतलब जो अलीवर्दी खां थे वो कौन थे? उनके नाना हुआ करते थे। कौन हुए थे? नाना हुआ करते थे। तो सिराजुद्दौला कौन थे? अलीवर्दी खां के मतलब ग्रैंड डॉटर बोलिए, ये नाती बोलिए, और ये कौन थे? नाना थे। तो अब कौन आ गए? सिराजुद्दौला आएंगे। कब से? 56 से लेकर के 57 क्रम में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अब 56 से लेकर के 57 के बीच में कौन को लेके आते हैं? सिराजुद्दौला को लेके आते हैं। तो दोस्त क्या हुआ? सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी में बैठे तो ये बोले कि अपने प्रतिद्वंदी को हम तो पहले खत्म करेंगे, क्योंकि ना ये लोग जब तक रहेंगे तब तक तो हमको यहाँ पे आराम से करने नहीं देंगे। तो हुआ क्या? इनके पहले प्रतिद्वंदी को लोग 1756 में ही पूर्णिया पे आक्रमण किया। पूर्णिया पर आक्रमण करके किसको हराया? शौकत जंग को। किसको? शौकत जंग को, जो कि कौन थे? वो दूसरी मतलब बड़ी वाली मौसी के, मतलब बड़े वाली जो मौसी थे उनके बेटे थे, बड़ी मौसी के बेटे थे। इनको हरा करके शौकतगंज हराए। और इस जो नाम, ये जो युद्ध है, ये क्या है? मनिहारी के नाम से प्रसिद्ध है। किससे नाम है? 1756 में जो युद्ध हुआ इन दोनों, शौकतगंज को जब हरा करके वापस आए, तो ये जो युद्ध है ये कौन सा है? मनिहारी युद्ध। मनिहारी युद्ध में फेमस है। कौन से युद्ध से? मनिहारी युद्ध से फेमस है 1756 का।
ये जैसे ही वापस आए तो क्या हुआ, एक चीज बताइए कि अभी अंग्रेज थे यहाँ पे बंगाल में, बता दिए 1717 में अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, और उस समय चंद्रनगर जो था वो क्या था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। तो ये दोनों जो मिल करके कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम करके एक जगह थी, जो कलकत्ता आज का कलकत्ता है, वो पहले क्या था, फोर्ट विलियम था, जहां अंग्रेज अच्छे खासे व्यापारी आकर के बस गए थे और वो एक केंद्र बना दिए थे। तो केंद्र बनाने के क्रम में क्या हुआ, 1756 से लेकर के 63 में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी और फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे, मतलब जो ब्रिटेन थे, ब्रिटिश थे, इन दोनों के बीच भी यहाँ पे ऊपर वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। ये लोग क्या किए कलकत्ता में, अब इन दोनों में लड़ाई तो पहले से चल रहा ही था, तो इन दोनों में क्या हुआ कि किलाबंदी स्टार्ट कर दी, अपना अपना किला बंद करने, छोटे छोटे किला बना के बैठने लगे। तो ये बात क्या हुआ, नवाब को भाया नहीं, और नवाब क्या किए 1756 में ही क्या किए, 15 जून 1756 को क्या किए, कलकत्ता पर आक्रमण किए। और क्या किए, कलकत्ता पर आक्रमण करके फ्रांसीसी और ब्रिटिश को जबरदस्त घसीट के पीटे। घसीट के पीटने के क्रम में क्या हुआ, ये लोग उल्टा पुल्टा होकर के कहां भाग गए, फुल्टा द्वीप पे भागे। कहां भागे, फुल्टा द्वीप पर के। कहां भागे अंग्रेज, उल्टा पुल्टा होकर कहां भागे, फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप पर जैसे ही भागे तो आगे अभी रुके नहीं। अब एक सफलता हम बोलते हैं ना, किसी को एक सफलता बनता है तो बहुत कोई रुक जाता है, बहुत कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं वो रुकते नहीं हैं। तो 20 जून 1756 को ही एक बहुत अच्छा सा एक इंसिडेंस हुआ, जिसको कहते हैं कालकोट की त्रासदी। हुआ क्या दोस्त कि जो अंग्रेज जो वहां पे कलकत्ता में थे, ये क्या किए, 18 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ाई के एक कोठी में 146 अंग्रेज को कैद किए एक दिन के लिए। और अगला दिन जब देखे तो यहां से कितना मात्र बचे, 23 व्यक्ति। इस 20 जून 1756 की को कहते हैं क्या, कालकोट की त्रासदी। क्या कहते हैं दोस्त, कालकोट की त्रासदी। और इसी को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता भी नाम से जाना जाता है। तो अब ये क्या हुआ, अंग्रेज बहुत डर गए जबरदस्त तरीका से, और ये बात कहां चला गया, मद्रास में गया बात। यहां से कहां आया, मद्रास। और मद्रास में क्या था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में लड़ाई चली रही थी, और इन बीच में तो हुआ क्या, फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहे थे डुप्ले, और यहाँ पे कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। किसके नेतृत्व कर रहे थे, मद्रास में जब झगड़ा हुआ था, ये भाग के क्लर्क का नौकरी कर रहे थे। तो क्लर्क का नौकरी के इनसे बुलाया गया वापस बुला करके जब लड़ाई हुआ मद्रास, तो मद्रास इनके कब्जे में जब रॉबर्ट क्लाइव आ गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को इतिहासकार कहते हैं क्या, ये स्वर्ग से भेजा हुआ सेनापति है जो कि कभी हारता नहीं था। तो ये बात जब अंग्रेज को मद्रास से क्या किए, अंग्रेज जो थे मद्रास से क्या किए, रॉबर्ट क्लाइव को भेजे। तो रॉबर्ट क्लाइव दिसंबर से निकले और जनवरी में पहुंचे यहां, कहां, क्रम हो गया 1757 का। जैसे ही यहां पहुंचे तो ये इतना, जब रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग के सेनापति के नाम से जाने जाते थे। तो ये यहां पहुंचे हुबली नदी पे, हुबली के पास पहुंचे। हुबली के पास जैसे ही पहुंचे और ये क्या कि अच्छे से फिर से अपना डिमोटिवेट करके सब लोगों को अपने ओर आकर्षित करके, और अच्छा खासा सेना भी था कलकत्ता पे, ये फिर से अपना अस्तित्व जमा लिए। और जब कलकत्ता पे ये जब आक्रमण किए थे, जब ये लोग भागे थे, तो मानिक चंद, एक नाम याद रखिए क्या, मानिक चंद को क्या किया, वहां का सूबेदार घोषित करके बोले कि आप 5% हमको अपना राजस्व भेजिएगा हमेशा, और हम आपको यहां से आपको सूबेदार बना के जाते हैं। तो अब यहां फिर आ गए क्या, 1757 में कौन आ गए, जनवरी 1757 में, जनवरी 1757 में कौन आ गए, फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ गए। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता था, स्वर्ग का सेनापति। स्वर्ग का सेनापति कहा जाता था। हुआ क्या, अब रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही पहुंचा तो बहुत दिमागदार था, बहुत जबरदस्त।
ये क्या किया, डिमोटिवेट करना स्टार्ट किया। मानिक चंद को बोला कि भाई देखो ऐसा करेगा तो हम ऐसा तुमको देंगे, ये देंगे। और इस समय जो प्रतिद्वंदी थे, जो उनकी दो मौसी थी और उसके साथ कौन थे, मीर जाफर थे, जिसको अंग्रेजों का गधा कहा जाता था, और खास करके तो रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा ही जाता था। मीर जाफर और इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक गुप्त संधि हुआ। उस संधि में कहा गया कि भाई हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे और तुमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सहायता देना पड़ेगा। अभी हमको जब उस पर हमला बोलेंगे हम नवाब पे, तो हमको तुमको सब तरफ से सहायता देना होगा। ये बोला ठीक है भाई, अब नवाब का पुत्र, नवाब का पद भी चाहिए। तो ये तो बोला कि ठीक है भाई हम तुमको देंगे, कोई टेंशन नहीं है, राजस्व भी देंगे तुमको और सब कुछ देंगे। तो हुआ क्या कि ये राजस्व देने को क्या हुआ, मीर जाफर क्या हुआ, तैयार हुआ। मीर जाफर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के गधा के नाम से जाने थे। और उस टाइम में वो क्या था, उसका ये सिराजुद्दौला का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी था, जो कि सेनापति था मीर जाफर का। तो हुआ क्या कि मानिक चंद से इसको भेंट कराया पहले। मानिक चंद क्या किया, जब 5% यहाँ पे जो कर देने का बात था, ये क्या किया, और जब 5% कर देने का बात था तो ये बोला क्या कि सिराजुद्दौला की एक संधि पत्र में भेजना। तो रॉबर्ट क्लाइव दिमाग क्या लगाया, बोला क्या कि 2 संधि पत्र बना, एक नकली और एक असली। तो आप कहानी समझे, एक क्या था, एक असली और एक नकली। असली वाला अपने पास रखा और नकली वाले बहुत सारा शर्त के साथ में क्या किया, नकली गवर्नर का साइन मार करके भेज दिया। बोला कि जाओ भाई अपना साइन, तुम सूबेदारी का अपना साइन। तो इससे क्या हुआ, और मानिक जो मीर जाफर था उसको तैयार कर रखा था कि भाई जैसे ही अगर जहां हमला हुआ तो मेरे साथ वहां युद्ध में रह करके भी तुम उनका साथ नहीं देगा। तो जैसे ही हमला ये लोग बोला दिल्ली, जब ये 1757 में जब प्लासी का लड़ाई जो नाम सुनते हैं जब स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, मीर जाफर उसका साथ दिया ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही नवाब बनना चाहता था। तो हुआ क्या, सिराजुद्दौला बेचारा परेशान होकर के भी हार गया, कुछ ना कर सका। और सिराजुद्दौला का जो मारा कौन था, मीर जाफर के पुत्र जो थे, कौन, मीर जाफर के मीर जाफर के जो पुत्र थे, सॉरी हाँ, मीर जाफर के पुत्र जो मार दिया, उनको चाकू मार दिया था मीर जाफर के पुत्र ने। तो अब कौन आ जाएगा बंगाल का नवाब बन के, जब रॉबर्ट क्लाइव हुआ। तो 1757 में क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं एक जगह, इसको रब करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको रब कर देते हैं और लिखवा देंगे प्लासी का जो युद्ध हुआ था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, ये किसके बीच हुई, सिराजुद्दौला के बीच हुई और किसके बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे और इनको स्वर्ग का सेनापति कहा जाता। दिमाग लगा के जीते और इनको हार दिया। और इनका मीर जाफर के कारण, किसके कारण हारे, ये मीर जाफर के कारण हारे, मीर जाफर के कारण हारे। और क्या हुआ, मीर जाफर को अब जैसा शर्त था, मीर जाफर को ये लोग गवर्नर बना दिए। अब मीर जाफर आएंगे 56 से लेकर के कहां तक, 63 तक आएंगे। कहां तक आएंगे, 56 से लेकर के 63 तक आएंगे। चलिए पढ़ते हैं हम, 56 से लेकर 63 तक किसको लेकर आते हैं, मीर जाफर को। हाँ, एक चीज छूट गया बताना, जब ये यहाँ जब कलकत्ता पे जब आक्रमण जब यहाँ पे किए थे ना, ये क्या 1756 में, जब 1757 जब ये कलकत्ता में पुनः वापस आ गए थे, तो एक अलीनगर का संधि हुआ था। कब हुआ था, 1757 में ही हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ, क्या था, अलीनगर का संधि, अलीनगर का संधि हुआ था। ये चाह रहे थे कि हम कलकत्ता जब वापस हुए ना रॉबर्ट क्लाइव लड़ने के लिए, हुगली से जब मद्रास से पहुंचे, तो चाह रहे थे कि वो सिराजुद्दौला की वापस आए, लेकिन कुछ कारणवश वो वापस लड़ने नहीं आ पाए। और इस समय ना चाहते हुए भी इनको क्या संधि करना पड़ा, अलीनगर का संधि। तो कब हुआ, 1757 ईस्वी में ही हुआ था। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब क्या आगे, जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो कौन बना, मीर जाफर बने। अब मीर जाफर पे पढ़ते हैं, चलिए आइए। तो अब कौन आ गए दोस्त, मीर जाफर आ गए 1757 से लेकर 1760 तक। और अंग्रेज जो थे इतना ये दिमाग का तेज थे, ये यहाँ पे क्या बोले, इसको बना तो दिए नवाब, ये तो कठपुतली की तरह काम कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव का, और इस पे इतना राजस्व का बोझ डाल दिए, इतना बोझ डाल कि दे नहीं पा रहा था, जबरदस्त राजस्व का बोझ डाल दिए। जब उनको कुछ भी जरूरत पड़ता था राजस्व का बोझ डाल दिए थे। जब रॉबर्ट क्लाइव को क्या कुछ भी जरूरत होता था तो बोले भाई मीर जाफर तुम दो, क्योंकि तुमको तो हम बनाए हैं। तो मीर जाफर क्या हुआ, लास्ट में अंततः बोला कि हम अब नहीं बन पाएंगे। तो क्या हुआ, अब हम आपका जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, उसी टाइम एक नया नाम उभरा, कौन, मीर कासिम। मीर कासिम बोला कि भाई साहब आपका, हम रॉबर्ट क्लाइव आपका सारा जरूरत हम पूरा करेंगे, आप अब हमको बनाइए नवाब।
तो ये क्या हुआ, 15,000 रुपए वार्षिक पेंशन भोगी बना करके मीर जाफर को क्या किया गया, बैठा दिया गया। और किसको बना दिया गया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब से हटा करके किसको बनाया गया, मीर कासिम को बनाया गया। किसको बनाया गया बाबू, मीर कासिम को बनाया गया दोस्त। अब कौन आ जाएगा, मीर कासिम। ये कब आएंगे, 60 से लेकर के 63 तक, 1760 से लेकर के 63 तक। और मीर कासिम ही के कारण हुआ फिर और भी, अब आगे पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त एक युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उस वो अब पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, मीर कासिम को 60 से लेकर के 63 के बीच में आए। चलिए पढ़ते हैं, 60 से लेकर के 63 के बीच में। तो अब क्या हुआ, मीर कासिम बोला कि हम भाई आपको राजस्व देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और ये क्या किए, बोले कि राजस्व देने के अंतराल में क्या किए, ये बोले कि अब अंग्रेज को कैसे, ऐसे तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। तो ये क्या किए, राजधानी स्थानांतरण करके कहाँ लेके चल गए, बंगाल से, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चल गए, बिहार के मुंगेर के पास लेके चल गए। तो इनके टाइम फिर राजधानी स्थानांतरण हुई है, राजधानी परिवर्तन हुआ। राजधानी कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद से कहां चला गया दोस्त, जो कि मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां लेकर के आए थे ढाका से, ये चला गया कहां, मुंगेर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मुंगेर कौन राजधानी मुर्शिदाबाद से पलट के लाया था, तो मीर कासिम लेकर के आए थे। क्यों लेके आए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट रोकना टोकना, किसी को सामने से मदद करना, अब किसी के एरिया उनके पास में, उनको डायरेक्ट अब मना कि भाई अब तुमको हम नहीं देंगे। तो क्या हुआ, बोले कि हम यहां से राजधानी दूसरा जगह ले जाते हैं। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप थोड़ा कम होगा। तो इसी दौरान क्या हुआ कि राजा थोड़ा सा तो कम हुआ। तो क्या हुआ, अंग्रेज तो मान नहीं रहे थे, अंग्रेज तो एकदम ऊपर उठने का फेरा में थे, चक्कर में थे। तो क्या हुआ कि यहां पे एक एलिस, जो कि अंग्रेजों के सेनापति थे, अंग्रेजों के सेनापति थे, इन्होंने क्या किया, पटना पर आक्रमण कर दिया। अब पटना पर आक्रमण किया तो ये बात तो मीर कासिम को खाई नहीं, मीर कासिम को खाई नहीं। तो ये क्या किए, मीर कासिम क्या किए, एलिस पे हमला बोल दिए। और क्या किए, एलिस को हरा करके अंग्रेज जितना भी सेनापति गए थे, अंग्रेजी सेनापति थे, जितना भी सैनिक थे, सबको क्या किया, कैदी बना लिया, कैद कर लिए। अब कैद कर लिए तो क्या हुआ कि इससे अंग्रेज बहुत भड़क उठे। तो इसमें इन दोनों के बीच में विद्रोह बहुत जबरदस्त तरीका हुआ। तो भड़के, तो अभी तो इनको नवाब रहने नहीं देंगे। तो बोले भाई अब तुम नवाब हटो, मेरा मीर जाफर ही सही था। फिर मीर जाफर को लेकर के आया गया, यहाँ से कब लेके आएगा, 63 से लेकर के 65 के बीच में लेकर के आया। और यही कारण था जो कि बक्सर का युद्ध में हस्तांतरण हुआ। जब एलिस जो पटना पे आक्रमण किए थे, तो अंग्रेज को जब हरा करके जब यहाँ पे कैद करके रखे थे, तभी इन दोनों के बीच में बक्सर का युद्ध का यही एक कड़ी बन गया था। तो अब क्या, कौन आ जाएंगे, मीर जाफर आएंगे। और उनके टाइम क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आप पढ़ते हैं मीर जाफर को फिर से। दोस्त अब कौन आ जाएगा, मीर जाफर आए। तो मीर जाफर क्या, वो कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ था, 1764 जब एलिस जो पटना पे आक्रमण किए थे, वो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि 1764 ईस्वी में बंगाल जो ये अंग्रेज थे, वो बोले कि भाई जो भी तुम अंग्रेज को कैद किए हो, अंग्रेजी सेनापति को, अंग्रेजों को कैद किए हुए हो, उनको छोड़ो, कैद किए हो उनको छोड़ने के लिए बोले। लेकिन बोले कि नहीं भाई अब हम छोड़ेंगे तो नहीं, तुम पहले जो आतंक है अपना कम करो। और ये बार बार क्या थे, मीर जाफर से फरमान भेजा कि भाई छोड़ दो। तो यार मीर कासिम बोल रहे कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ, 1764 ईस्वी में ही क्या हुआ कि मीर कासिम कहाँ गए, जो कि बंगाल के एक्स गवर्नर थे। मीर कासिम कहाँ गए, अवध के नवाब के पास गए। कहाँ पे गए, अवध के नवाब। उस समय कौन थे अवध के नवाब, सिजाउद्दौला थे। कौन थे, सिजाउद्दौला। और कौन थे वहां पे, शाह आलम द्वितीय थे, जो कि मुगल बादशाह थे। ये लोग मिल करके क्या बोले कि चलो अब लड़ाई करेंगे, लड़ाई करना ही पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज के साथ में, क्योंकि इनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब ये तीनों लड़ाई किए, किससे लड़ाई किए, जो कि वही लड़ाई कहलाई 1764 ईस्वी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कहलाई। क्या कहलाई,
बक्सर की लड़ाई कहलाई। और यहां पे कौन थे अंग्रेजी सेना किसके से बीच हुई? मीर कासिम प्लस सिजाउद्दौला जो कि बंगाल अवध के नवाब थे। और कौन था? शाह आलम थे जो कि मुगल बादशाह थे। और कौन था इस साइड में अंग्रेज का सेनापति थे? कौन? कैप्टन मुनरो। कौन थे? कैप्टन मुनरो जो कि अंग्रेज के सेनापति थे, अंग्रेज के सेनापति थे। तो ये क्या हुआ? ये हारे और ये जीते। और जीतने के क्रम में ही क्या हुआ कि यहां से पूरा तरह से अपना केंद्र पे हासिल कर लिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे तो मीर कासिम सिराजुद्दौला गए और शाह आलम द्वितीय को, पहले जो मुगल बादशाह जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पे बैठे थे, तो शाह आलम द्वितीय को बोले कि जाओ भाई तुम मुगल साम्राज्य में अपना राज करो, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुमसे जो राजस्व से मांगा जाएगा वो तुमको देना पड़ेगा। तो यहाँ से चले गए। 1764 में बक्सर का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था। इसके बाद चार्टर्ड एक्ट धीरे धीरे अपना अब क्या किए, पॉलिसी निकालने लगे। धीरे धीरे आए थे क्या, ट्रेड करने के लिए, लेकिन अब क्या किए, पॉलिटिक्स में राजनीति करने लगे, डिफरेंट ट्रेड निकालने लगे। तो इसके बाद अब ट्रेड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे? अवध पढ़ेंगे। तो इस क्रम में क्या हुआ कि 1764 के बाद 1765 ईस्वी में क्या हुआ? मीर जाफर की मृत्यु हुई। मीर जाफर की मृत्यु हुई। और मृत्यु जैसे हुई तो 1765 में ही इसका नाम मात्र का पुत्र बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं कि सौतेला पुत्र था। तो कौन बना? वो नजमुद्दौला नाम का पुत्र से नजमुद्दौला बना बंगाल का गवर्नर 1765 में। और 1765 के बाद जो 1757 तक कौन था उस समय बंगाल का गवर्नर? कौन था? जो अंग्रेज था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और यहाँ से 1765 के बाद जब लड़ाई अच्छा खासा हुआ तो वो पुणे चला गया। कहाँ? अपना राज्य देश गया तो उनको एक पलासी का कोई उपाधि पलासी करके कुछ इनको उपाधि दिया गया, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव को फिर पूरा में भेजा गया, 2 साल रहे और 2 साल के बाद फिर 67 में फिर से वापस अंग्रेज भेज दिया, क्योंकि जानते थे कि पॉलिसी करना है, अपना पॉलिटिक्स करना। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की बिना तो था नहीं, तो रॉबर्ट क्लाइव को फिर से वापस भेज दिया गया। तो इसी क्रम में जब क्या हुआ कि 1756 से 63 के बीच जब ये सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, तो आप सोच रहे हैं कि फ्रांसीसी का साथ देते अगर अंग्रेज तो क्या होता? जीत जाते। तो लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं दिए? क्योंकि वहां पे क्या हुआ दोस्त कि अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण था जो कि 61 में हुआ था, जो कि आपको पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो वो जो युद्ध हुआ 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, कहलाया मराठों के साथ में हुआ। तो वो युद्ध में कौन साथ दिया? मुगल साम्राज्य तो देना था, साथ में नवाब जो थे वो भी बंगाल को मराठा कर दे, तो वो भी साथ में उनके साथ में थे, आराम से काम करते। तो इस क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रांसीसी को ही हराए पूरी तरह से। वाडीवास की लड़ाई जो 1700 को पढ़ाए थे, फ्रांसीसी को पूरा दमन किया। और ये जो 63 तक में क्या हुआ, 63 में लास्ट में क्या हुआ, एक संधि हुआ, पेरिस की संधि जिसको नाम से जाना था। उस पेरिस की संधि में क्या हुआ, जो फ्रांसीसी कब्जे में चंदर नगर था, जो बंगाल में एक जगह था, वो जगह किसके अंडर में आ गया? अब अंग्रेज के अंडर में आ गया। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज पूरे तरह के विस्तार करने लगे अपना धीरे धीरे। और इस क्रम में अब बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुंच गए? अवध को अब वो लोग कैप्चर करना चाहें कि अवध क्या था? दुधारू गाय के रूप में था, आपको बताए थे पहले भी। तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे बाबू दोस्त? अवध पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या खत्म किए? उत्तर मुगल काल खत्म किए। अब फिर उसके बाद क्या किए? बंगाल का नवाब खत्म किए। फिर क्या किए? यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसके बाद बंगाल का नवाब। अब पढ़ेंगे हम अवध। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये नया कोर्स पसंद आया है। तो और इतना डीप पढ़ा रहे ताकि आपको एक कहानी की तरह पढ़ा रहे, ताकि आपको जाकर समझ में आए इजी वे में। और आप जब एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार 3 बार कहानी जब आप सुन लीजिएगा तो इजिली वे में आप सारा क्वेश्चन हिट कर जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, आप हिट करके ही आएगा सारा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए पूरा कहानी क्या था। हिस्ट्री ऐसा है कि जो कहानी से बहुत इजिली में समझ में आएगा। आप रटने बैठिएगा तो दिन भर रटिएगा, लेकिन आपसे एक चैप्टर नहीं खत्म होगा रटने के क्रम में। तो अब यहाँ पे वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर लिंक मिलेगा टेलीग्राम में। वहाँ पे हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं और मैथ रीडिंग का जो अमर सर ले रहे हैं उनका भी पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम में। और जो भी हम क्लास ले रहे हैं इस क्लास का भी जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको क्लास खत्म होने के बाद, थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा भी ठीक नहीं चलता है, लेकिन 2-3 में सारा पीडीएफ आपको एक साथ ही मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि 2-3 दिन में आपको मिल जाए, ठीक है।
और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त, ताकि आप ही का साथ मिलेगा तब हम लोग आगे पढ़ा पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, स्टार्ट करो और फिर कुछ दिन के बाद जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, हम लोग फिर बंद करना पड़ता है। तो अच्छा नहीं लगता कि एक बार वादा करके फिर दोबारा, अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हम तो पढ़ाएंगे दोस्त, और आपसे प्लीज अगर आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग का चैनल और भी ग्रो करे। और जहाँ से जो लड़का के पास नहीं मिलना चाहिए, जो कि पीछे गांव देहात एरिया में, उनके पास भी ये वाला वीडियो पहुंचे और वो एक गवर्नमेंट जॉब मिले, जिनको प्रतिष्ठित जॉब आज के डेट में हमारे कंट्री में माना जाता है, तो वो जॉब मिले और वो आकर के आगे अपना भविष्य उज्जवल करे। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगले दिन पढ़ेंगे क्या, अवध पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय।